आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, जैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का बात कहा गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 59 पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति, और यह अधिकतम 6 महीने के लिए हो सकता है और अधिकतम 6 महीने के लिए ही कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति, जो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 66 जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां उन्हें मिलेंगी। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पद की अवधि। फिर अनुच्छेद 68 यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो चुनाव बहुत जल्द होंगे, ऐसा प्रावधान है। ऐसा इसमें कोई निश्चित समय का प्रावधान नहीं है, बस ये कहा गया है कि बहुत जल्द होंगे। अनुच्छेद 59 शपथ है उपराष्ट्रपति की। अनुच्छेद 70 में आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 51 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। किस तरह का क्षमादान शक्ति है? इसमें क्षमा तो पूर्ण क्षमा होगा, प्रतिलंबन तो कुछ समय के लिए टाल देने की बात होगी, विराम सजा पर रोक लगा देना, परिहार सजा को कम कर देना, लघुकरण सजा की प्रकृति बदल देना। अब आता है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्तियां का विस्तार का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 पीएम व मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति की भारत का महान्यायवादी, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होगा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को कार्यों के बारे में सूचित करे। अनुच्छेद 79 संसद की स्थापना। अनुच्छेद 80 ये अनुच्छेद है ना, इसको अनुच्छेद ठीक, तो ये राज्यसभा संरचना के विषय में बात करता है, जिसमें टोटल 250 सीटें होंगी, पर वर्तमान में 245 सीटें ही हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा संरचना की बात करता है। इसमें कुल अधिकतम सीटें 552 है, जिसमें 543 सीटों पर अभी वर्तमान में निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 82 परिसीमन की बात करता है और ये प्रत्येक जनगणना के बाद होगा। अनुच्छेद 83 पद की अवधि की बात करता है, जो लोकसभा के 5 वर्ष की होगी। याद रखेंगे, राज्यसभा के कोई भी पद की अवधि मतलब समय की अवधि नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि अवश्य है। ठीक, अनुच्छेद 84 अनुच्छेद 84 है आपका संसद के सदस्यों की योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं ये सभी। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सामान्य संबोधन संदेश। अनुच्छेद 87
राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यह कब कब होता है? ये बजट सत्र में होता है, या जब सत्र आहूत करने की बात होती है तब होता है, या जब प्रथम बार चुनाव हो करके संसद सदस्य प्रथम बार सदन में भाग लेते हैं तब। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्री व महान्यायवादी का अधिकार। इसमें क्या होता है कि महान्यायवादी और मंत्री राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भाग ले सकते हैं, हाँ भले वो मत नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा सभापति और उपसभापति की उपाध्यक्ष नहीं है, ये यहाँ पे ना मतलब कि उपसभापति की बात करता है। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पदत्याग, रिक्ति तथा पद से हटाने की बात करता है। याद रखेंगे यहाँ पे उपसभापति है, सभापति नहीं है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति महोदय, उनका विषय में पहले चर्चा हो चुका है। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में अन्य की शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति उपसभापति के पद से हटाने की जब संकल्प चल रहा हो तब वो सदन का अध्यक्षता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विषय में चर्चा करता है। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा में आती है तो यह लोकसभा में प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष पद पर अन्य की शक्ति। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प यदि विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के विषय में चर्चा करता है, बताता है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जैसे प्रोटेम स्पीकर ही दिलवाते हैं, अनुच्छेद है। अनुच्छेद 100 रिक्ति या निर्णायक मत या गणपूर्ति की बात करता है, यानी कि 1/10 कुल सदस्यों का। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। यदि कोई सांसद 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो वह सीट रिक्त मान लिया जाता है। ठीक। अब अनुच्छेद 102 सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय की बात करता है। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति लेंगे। अनुच्छेद 104 बिना शपथ के सदस्यों पर पेनल्टी लगती है। यदि कोई सदस्य जो बिना शपथ के ही बैठक में भाग लेता है, सदन में भाग लेता है, तो उन पे पेनल्टी लगती है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 106 वेतन भत्ते तथा अन्य संसद द्वारा तय किया जाता है। अनुच्छेद 107 विधेयकों का पुनः स्थापन की बात करता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर अनुमति की बात करता है। अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात करता है। अनुच्छेद 113 प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया बताया गया है। अनुच्छेद 114 ये विनियोग विधेयक के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान दिया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 118 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की प्रक्रिया बताई गई है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 119 वित्तीय कार्यों की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा बात की गई है। अनुच्छेद 121 संसद पे चर्चा पे रोक बताया गया है। ध्यान रखने बात योग्य ये है कि संसद किसी भी सदस्य को उसके अपने भाषा में बोलने की अधिकार वहाँ के अध्यक्ष दे सकते हैं, मतलब सदन के अध्यक्ष दे सकते हैं। अनुच्छेद 121 सदन के कार्यों में सदन के कार्यों में चर्चा पर रोक बताया गया है। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद के
कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 123 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दी गई है, जो उसका अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ होती है वो। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं न्यायपालिका में। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना और गठन की बात करता है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते की बात करता है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 127 जो तदर्थ न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति जो CJI है यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 128 जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको पुनः सेवा में लेने के लिए यदि कोई ट्रिब्यूनल बनता है या कोई विशेष अदालत लगती है तो उनमें CJI सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः ले सकते हैं। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय, यानी हमारा सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के स्थान की बात करता है। अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक अधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार है उसके विषय में बताता है। क्या है प्रारंभिक अधिकार? कोई दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए, वह उसका प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 132 यह अपीलीय अधिकार क्षेत्र है जो संवैधानिक मामले में है। अनुच्छेद 132 ये अपीलीय मामले है, फिर से अपील करने की शक्तियाँ दी जाती है पर दीवानी मामलों में। अनुच्छेद 134 अपीलीय है पर फौजदारी मामलों में, मतलब यदि कोई संसद में, मतलब यदि कोई संविधान से संबंधित कोई बात होगी तो हम लोग 132 के तहत अपील कर सकते हैं। यदि कोई दीवानी मामला है जो उच्च न्यायालय में नहीं हो सका समाधान, वह 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि कोई फौजदारी मामला है जिससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उच्च न्यायालय से, तो वह फिर से अपीलीय अधिकार के क्षेत्र के तहत जा सकता है, अनुच्छेद 134 के तहत। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय की बात करता है, यानी कि फेडरल न्यायालय वो। ठीक, जो फेडरल न्यायालय था वही हम लोगों का वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 136 विशेष अवकाश की अनुमति देता है। अनुच्छेद 137 निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। इस बात को जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय का स्वयं पुनरावलोकन कर सकता है। अनुच्छेद 138 अधिकारिता शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि क्षेत्र विस्तार की बात करता है। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय के रीट निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 139 कुछ मामलों में स्थानांतरण, यानी कि उच्च न्यायालय के मामले सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाते हैं। यहाँ पे जो रीट निकालने की शक्तियाँ हैं, यह शक्ति अनुच्छेद 132 में, मतलब अनुच्छेद केवल 32 इस रीट निकालने की शक्ति के तहत 5 प्रकार की रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। अनुच्छेद 140 में अनुसांगिक शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय की बात करता है, यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को लगता है किसी मामले में पूर्ण न्याय की आवश्यकता है तो वह किसी भी मामले में वह इस तरह का न्याय करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह मामला किसी उच्च न्यायालय या फिर किसी अन्य न्यायालय में ही क्यों ना चल रहा हो। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति बताता है, जिनका हाल ही में राष्ट्रपति महोदया प्रयोग भी की हैं। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकारी की सहायता ले सकता है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम संसद बना सकता है। अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट अधिकारी तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 147 संविधान के निर्वचन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। याद रखेंगे यहाँ पे ये निर्वचन है,
कि निर्वाचन नहीं, ये निर्वचन है, यानी कि उसके विषय में उसको परिभाषित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है और उसके विषय में अनुमान लगाने की भी कि उसमें क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसको बर्खास्त या पद से हटाने की विधि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अनुच्छेद 149 कर्तव्य एवं शक्तियां है किसके, सर्वोच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 150 में संघ राज्य लेखा CAG की है, ये CAG की है, ठीक, कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ राज्य लेखा प्रारूप PCAG तैयार करते हैं। अनुच्छेद 51 यानी कि संपरीक्षा प्रतिवेदन ऑडिट रिसीव रिपोर्ट भी CAG ही देते हैं और इन CAG की इन्हीं कार्यों से बहुत सारे घोटाले पकड़े गए हैं। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले दिन हम लोग इसके आगे का देखेंगे।